नमस्कार, मतलब स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। कर्नाटक में अभी नाटक जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि येदियुरप्पा 15 दिन के बजाय शनिवार शाम 4 बजे तक सदन में बहुमत साबित करें। साथ ही कोर्ट ने येदियुरप्पा को नीतिगत फैसले न करने का भी आदेश दिया है और एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य की नियुक्ति पर रोक लगा दी। हालांकि फैसले के बाद बीजेपी ने दावा किया कि येदियुरप्पा शक्ति परीक्षण में सफल होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कहीं ना कहीं राज्यपाल के विवेक पर सवाल निशान खड़ा करता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। सुबह से ही सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 6 पर रहीं। ठीक 10:30 बजे जस्टिस A.K. सीकरी, जस्टिस S.A. बोबडे और जस्टिस अशोक भूषण कोर्ट पहुंचे और करीब 11:15 बजे तीनों जजों ने कर्नाटक के संवैधानिक संकट पर सुनवाई शुरू की। करीब 1 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बीजेपी और उसके मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के लिए झटके से कम नहीं रहा। कोर्ट ने फैसला दिया कि येदियुरप्पा शनिवार शाम 4 बजे बहुमत साबित करें। कई बहुत ही प्रमुख आदेश दिए गए हैं। तुरंत फ्लोर टेस्ट होगा, कल होगा, फिर फ्लोर टेस्ट होने के पहले 4 बजे के पहले सभी को ओथ दिया जाएगा। एक प्रोटेम स्पीकर के अंतर्गत आज से कल तक येदियुरप्पा जी कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे और कल के लिए रखा गया है विश्वास मत। सुनवाई के दौरान बीजेपी की ओर से मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को 2 चिट्ठियां दी जिनमें येदियुरप्पा ने राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा किया था। हालांकि इनमें किसी विधायक का नाम नहीं था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्यपाल ने किस आधार पर निर्णय लिया कि येदियुरप्पा राज्य में स्थायी सत्ता दे सकते हैं, जबकि कांग्रेस और जेडीएस ने बहुमत का पत्र दिया है। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि येदियुरप्पा सदन में बहुमत साबित कर देंगे। उधर कांग्रेस ने दलीलों में लगातार शक्ति परीक्षण पर जोर दिया। तमाम दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने न केवल शनिवार को शक्ति परीक्षण का आदेश दिया बल्कि ये भी कहा कि येदियुरप्पा कोई नीतिगत फैसला नहीं करेंगे और शक्ति परीक्षण से पहले एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई सदस्य नियुक्त न किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने यह सवाल खुला रखा है कि सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत वाले गठबंधन में से राज्यपाल किसे सरकार बनाने का न्योता देंगे। क्या राज्यपाल जी पहले ऐसी पार्टी को निमंत्रण दे सकते हैं जिनकी गणित बड़ा स्पष्ट है, बड़ा साफ है, बड़ा पारदर्शी है, सिर्फ 104 की है। कल दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा विश्वास मत पे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 10 दिन बाद सुनवाई करेगा। उधर इस मुद्दे पर सियासत गुरुवार से ही गर्म है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया कि येदियुरप्पा सदन में बहुमत साबित करने में सफल होंगे। साथ ही कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया है। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा फिर ये बता दिया कि सरकार, केंद्रीय सरकार धांधली नहीं कर सकती। Supreme Court. Now I will go and discuss with Chief Secretary. Tomorrow I will call for assembly session. Other procedures will follow. उधर कर्नाटक के राज्यपाल के तर्क के आधार पर गोवा, मेघालय, मणिपुर में कांग्रेस और बिहार में आरजेडी को सरकार बनाने के लिए बुलाने की मांग उठने लगी है। गोवा, मेघालय, मणिपुर में संख्या के हिसाब से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन हकीकत यह है कि कर्नाटक में अभी सिर्फ इंटरवल हुआ है, क्लाइमैक्स बाकी है। राकेश सिंह और विवेक सिंह चंदेल, APN, दिल्ली। तो कल की समीकरणें क्या होंगी, कैसे बीजेपी अपना बहुमत साबित करेगी और बहुमत साबित अगर नहीं कर पाती तब फिर क्या स्थिति बनेगी, इस पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ अजय अरोड़ा जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। तुहिन सिन्हा हमारे साथ हैं, नेता हैं बीजेपी से। मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरएलडी से। गोविंद पंत राजू हमारे साथ हैं, सलाहकार संपादक APN। हसीब सिद्दीकी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शारदा पूनावाला हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और SK सिंह हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। तुहिन सिन्हा, चंद घंटे हैं लेकिन चुनौतियां ढेरों हैं, कैसे निपटेंगे? साल में पार्टी जो है 20 साल में पार्टी अगर यहाँ तक पहुंची है तो स्वाभाविक है कि चुनौतियों से खेल कर आए। बाकी कांग्रेस की तरह हम सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं उठाते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पूरी आस्था है और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। कल असेंबली में जब ट्रस्ट वोट आएगा
हम अपना बहुमत साबित करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर वही तो जानना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल किया था, आवाम भी जानना चाह रही है कि 104 सीटों पर आप लोग हैं, बाकी जेडीएस और कांग्रेस है, जो अन्य विधायक हैं वो कभी जेडीएस के कांग्रेस के पलड़े में रहते हैं, कभी बीजेपी के में रहते हैं, उनको दो को जोड़ भी लेते हैं, 106 होते हैं, बाकी बहुमत कहां से आएगा? ये कैसे होगा ये पता करना आपका काम है। 20 साल में वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कहीं पर जो है आज भी जो है जाति बहुत मायने रखती है। ये संभव है कि लिंगायत के साथ या आज जो है लिंगायत एमएलए हमारे साथ आ जाए। ये भी संभव है कि जनता दल एस का एक तबका, देखिए जनता दल एस जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की वो एक ब्रोकर्स की पार्टी है, जहाँ तो ये भी पॉसिबल है कि एक तबका जो है वो कुमारस्वामी के निर्णय से इत्तेफाक न रखे और वो हमारे साथ आना चाहे। तो क्या जो कुमारस्वामी का ये एलिगेशन था कि 100 करोड़ रुपए और मंत्री पद ऑफर किया गया बीजेपी की तरफ से, कुछ उसी ट्रेंड के चलते बीजेपी अपना अगला स्टेप लेगी क्या? ऐसे सिचुएशन हमने पहले देखे, 1996 में देखे, हम हर चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन आज भी तो जो पहला न्योता है वो केवल और केवल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को आना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति ना हो, कुमारस्वामी का जो एलिगेशन था बीजेपी के ऊपर कि 100 करोड़ रुपए और मंत्री पद ऑफर किया जा रहा है विधायकों को, क्या उसी ऐसे ही कदमों को लेकर आगे बीजेपी जा रही है? ये ऐसे आरोप का कोई आधार नहीं है। जनता दल एस जब इस तरह के आरोप लगाती है तो ये एक ऐसी पार्टी है जो अपेक्षा करती है कि कांग्रेस आकर 200 करोड़ से, भाजपा ने उनको कुछ नहीं दिया है, लेकिन जब वो इस तरह के आरोप लगाते हैं तो ये तो उनका गेम है। आप ये सोचिए पिछले 20 साल से ये एकमात्र ऐसी विचित्र रीजनल पार्टी है जो खुद अपने ही स्टेट में 20% या 25% ठीक है। तो इन मैं लौटूंगा आपके पास, इसी बात पर मैं अजय अरोड़ा का रिएक्शन चाहूंगा। अजय अरोड़ा, तो इन तो बहुत कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर कि कैसे भी हो सकता है उनकी आस्था परिवर्तित हो जाए, लेकिन हम लोग सका बना लेंगे, परेशानी तो आपके लिए खड़ी हो जाएगी, कैसे संभालेंगे गठबंधन अपना? सबसे पहले तो मैं उच्चतम न्यायालय का जो भारत की संविधान की प्रणाली है उसको नमन करता हूं और आज स्मरण करूंगा आपके चैनल के माध्यम से दादा भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान बनाया और उसकी पूर्ण रक्षा हुई। जहां तक कर्नाटक का सवाल है, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सिन्हा साहब बता रहे थे बीजेपी से कि बाकी विधायक कहां से आएंगे आप बताएं। ये तो येदियुरप्पा जी बताएंगे, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मैं 17 को ओथ लूंगा। वो भविष्यवाणी में ये भी बता दें कि कल खत्म है, कल हमारे पास सरकार आ जाएगी और वो सरकार से बाहर हो जाएंगे। मीडिया में खबरें ये भी हैं कि तकरीबन 8 विधायक हैं इस गठबंधन के जो कि अभी नॉट रीचेबल हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही, संपर्क नहीं हो पा रहा है। 8 विधायक आपके अखाड़े से कट जाते हैं तो बीजेपी तो अपना बहुमत साबित कर देगी। ऐसा नहीं है, कल 4 बजे तक इंतजार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं सुनील भाई के लिए बोल दूं, दूर सुबह का आसार नहीं, दिल को फिर भी बड़ी उम्मीद है कि सवेरा होगा। सवेरा नहीं होने वाला। जो आप करने जा रहे हो विधायकों से खरीद फरोख्त, आपने 15 दिन मांगे क्यों? आपको विश्वास नहीं था अपने ऊपर। आपके अधिवक्ता ने आज भी कहा 15 नहीं 7 दे दो। ऐसा क्यों? मैं आपसे पूछता सुनील जी कि 15 नहीं 7 दे दो, ये बार्गेनिंग क्यों? उनका नाम है। मैं लौटूंगा आपके पास भी। एसके सिंह साहब, आपके पास वांगा चीज को लेकर कि जो कोर्ट का ये जो रुख रहा है, क्या इससे कहीं ना कहीं ये संदेश भी गया है कि गवर्नर के जो अधिकार है उनको डिमिनिश करने की कोशिश की गई है? देखिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नर का जो पावर है संविधान में वो अपनी जगह निश्चित है। देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नर बुला सकता है, प्री पोल अलायंस जो होता है उसको देख सकता है, साथ ही साथ ओवरऑल परिस्थितियों का तकनीकी विश्लेषण करने के आधार पर वो गवर्नर की इस एक्ट को वो संविधान की मर्यादा के अनुरूप है। अब ये चीज देखिए, 2 चीज देखी जाती हैं। अगर कोई अलायंस चुनाव के पहले का है और कोई अलायंस चुनाव के बाद का है जी, तो यहाँ पर गवर्नर के दिमाग में शायद ये बात आई होगी कि चुनाव के पूर्व कोई अलायंस नहीं था जी, और चुनाव के बाद ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई और जिसने की क्लेम किया। लेकिन गवर्नर को यहाँ ये भी देखना था कि साथ ही साथ पोल के बाद, चुनाव के बाद जो है 2 पार्टी कांग्रेस और जनता दल यस ने संयुक्त रूप से भी अपना प्रस्ताव रखा था। तो गवर्नर का विवेक किधर चला है, ये अपने में एक इम्पोर्टेंट बात है। गवर्नर का विवेक यहाँ पर चला है कि चुनाव के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऐसी दशा में
जबकि चुनाव के पहले का कोई अलायंस नहीं है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को बुलाया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सारी परिस्थितियों को देखते हुए इन्होंने कहा कि अविलंब गवर्नर को ये देखना है फ्लोर ऑफ द हाउस पर क्या स्थिति होती है। इसीलिए सैटरडे की शाम को 4 बजे समय निश्चित कर दिया। ठीक है सर। हालांकि कहा गया था कि गवर्नर ने अपने विवेकाधिकार का दुरुपयोग किया है, तो क्या उसको इसकी नजीर माना जाए या सिर्फ आरोप है, ये भी हम लोग समझेंगे। लेकिन शहजाद पूनावाला, मैं लौटूंगा एसके सिंह साहब आपके पास। शहजाद पूनावाला, कैसे देखा जाए? लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी दावा ठोक रही है। येदियुरप्पा बहुत पहले ऐलान कर चुके थे कि 17 तारीख को हम शपथ लेंगे, शपथ ले भी ली गई, अड़चने बहुत आई, लेकिन अपने जो मंसूबे थे कामयाब हो गए। अब वो कह भी रहे हैं कि भाई हम सरकार बना लेंगे, तो मान लिया जाए। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ ये हमारे 70 साल के इतिहास का सबसे सुनहरा दिन है। इसलिए क्योंकि परसों तक जो सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे थे, चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग ला रहे थे, और कल जिसने पाकिस्तान की तुलना कर दी भारत जैसे महान लोकतंत्र की, आज उनके प्रवक्ता भी आकर हर चैनल पर नमन कर रहे हैं उसी सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो कम से कम ईवीएम को गाली देने के बाद, इलेक्शन कमीशन को गाली देने के बाद, चीफ जस्टिस को गाली देने के बाद आज वही शब्दों को वापस खा रहे हैं और मान रहे हैं कि लोकतंत्र जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और कोई फांसीवादी राज नहीं है। तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात जहां तक है कि किसकी सरकार बननी चाहिए, कितनी मोहलत देनी चाहिए, आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी जिन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, उनको भी 7 दिन का वक्त दिया गया। तो अगर मुकुल रोहतगी ने 7 दिन मांग के कोई गलत चीज की है, तो गुलाम नबी आजाद जी के बारे में क्या कहा जाए? आदरणीय अशोक गहलोत जी, वो ये सारे इंचार्ज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2008 में उनकी थी 96 सीट, हाफवे मार्क था 100, 14 अदर्स, 6 अन्य उनके, और भाजपा के थे 78। अगर मान लीजिए भाजपा उस समय इन लोगों को लेकर बना देती सरकार, तो ये लोगों वही गांधी बापू के साथ नीचे जाकर बोलते कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को नहीं बनाया, जो स्टैंड रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 2017 में लिया। पर ये इनके लिए ठीक है, सियासी योग करना इनके लिए बहुत ही जायज है और ये करे। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से गवर्नर साहब ने बोम्बई जजमेंट को देखते हुए एक फैसला दिया। उस जजमेंट के ऊपर आज एक प्रतिक्रिया सिर्फ इतनी आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की मोहलत जो दी जानी चाहिए थी उसको 1 दिन किया है, ताकि कोई खरीद फरोख्त ना हो सके। आपके एमएलए बिकाऊ नहीं है, आपके एमएलए फ्लिपकार्ट पे नहीं है, आपके एमएलए राहुल गांधी के निर्देश पे चल रहे हैं, तो उनको होटल में नजरबंद करके जीपीएस ट्रैकर लगा के वो शौच जा रहे, कहां जा रहे, ये करने की जरूरत नहीं। आप खुले में छोड़ो, बोलो भेड़ बकरी नहीं है कि कोई आके उठा के ले जाएगा। वो अंतरात्मा की आवाज पे देंगे वोट, पर आप इतना डर गए, इसी से काफी कुछ बातें साफ हो जाती है। कांग्रेस के लिए लागू होता है, बीजेपी के लिए भी लागू होता है। हाँ, पर जो एक तरफ से बोलेंगे तो मैं आईना दिखाऊंगा। जी ठीक है, फिर आपको उनको समय की जरूरत नहीं है। बहुत संक्षेप में जरूर अपनी बात आप रखिए। पूनावाला जी ने जो बातें रखी कि पहले हमने सुप्रीम कोर्ट, बाद में ऐसे शब्द बोले और बाद में हमने संविधान की बात की, ये लोकतंत्र है। पूनावाला जी, आप विशेषज्ञ है, रानी जी, आपका सम्मान करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम प्रेशर ना करते, प्रेशर ना बनाते, तो जो राज्यपाल जी का निर्णय था वो कहीं ना कहीं निसंदेह, आप इसको माने ना माने, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके क्षेत्र से आते हैं और उनके संबंध, निजी संबंध हम नहीं बोल रहे, आपके चैनल से बताया। और मेरे को तो तक ज्ञान भी नहीं था, आपके जितने विशेषज्ञ उन्होंने हमें राह दिखाई कि ये मुद्दा है। झारखंड याद है 2005 में क्या किया था? बिल्कुल याद है मुझे, गोवा भी याद है मुझे, मेघालय भी याद है। पूनावाला जी, सुप्रीम कोर्ट गए थे, आपने ये भी कहा कि आपके जो विधायक हैं बाथरूम में जीपीएस लगा रखा है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नजरबंद करके रखा है, ये लोकतंत्र को बचाने का आखिरी रिजॉर्ट हमने इकट्ठा रखा है। क्या है? अभी आपके वकील बोले थे, इनके भारतीय जनता पार्टी के, कि हमें समय इसलिए मांग रहे हैं कि हमारे एमएलए बिजी हैं, हमारे एमएलए का शेड्यूल टाइट है। मतलब इतना शेड्यूल टाइट है, अभी सरकार बनी नहीं और शेड्यूल टाइट हो गया आपका। डिस्कशन की लाइन पे रहते हैं सभी, डिस्कशन की लाइन पे। तो इस तरह मैं लौटूंगा आपके पास, अपनी बात आप रखिएगा, लौटूंगा आपके पास। गोविंद जी, मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का सीधा तर्क है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बुला सकते हैं, पहले जिसके पास बहुमत है उसको बुला लीजिए, बहुमत अगर नहीं है तो प्रीपोल अलायंस जो जिसके पास है उसको बुला लीजिए, वो बहुमत साबित नहीं कर पाता तो पोस्ट पोल जिसके पास अलायंस है उसको बुला लीजिए, अगर तब भी नहीं कर पाता जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको बुला लीजिए। इसी ऑर्डर पर चलने में क्या लोकतंत्र है इसका हनन होता है, या फिर जो मांग है कांग्रेस की ये नाजायज बनी जाए? देखिए, कांग्रेस का इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से भूमिका रही है जी, वो भूमिका अपने सरकार के हारने की
और राहुल गांधी के वहां पर जिस तरह से चुनाव प्रचार की कमान उन्होंने संभाली थी, उसमें असफलता मिलने की एक तरह की खीज है। और कांग्रेस ने उस खीज को मिटाने के लिए जो क्राइसिस मैनेजमेंट किया, वो किसी भी हद तक कांग्रेस इसके लिए जाने को तैयार हुई। और जो जेडीएस को उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर दिया जब नतीजे पूरी तरह से घोषित नहीं हुए थे, उसके पहले। यानी कि कांग्रेस ने किसी भी हालत में वहां जो उनका क्राइसिस मैनेजमेंट का जो तरीका था, उस तरीके के जो असल बात थी वो ये थी कि किसी भी तरह से बीजेपी वहां पर सत्ता में ना आ सके, और अब बीजेपी को रोकने के लिए अगर कुछ भी करना संभव हो वो किया जाए, और वो कांग्रेस ने किया। और उसके बाद भी लगातार जिस तरह से राज्यपाल को लेकर सवाल उठते हैं, राज्यपाल की भूमिका को लेकर सवाल उठते हैं, कांग्रेस के टाइम में सिप्ते जी ने क्या किया था, भजनलाल को किस तरह से शपथ दिलाई गई थी, लखनऊ में रोमेश भंडारी ने क्या किया था, वो तमाम उदाहरण हैं जब वाकई में राज्यपाल को लेकर आम जनता के मन में सवाल उठते हैं। और ये सवाल भी उठता है कि क्या राज्यपाल के पद पर किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की, किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए। ये भी एक सवाल है। ये बहस, लेकिन बहस आज की बहस का सवाल नहीं है, लेकिन देश में लोकतंत्र की सेहत को ठीक रखने के लिए ये सवाल भी जनता के बीच में है। बिल्कुल। कांग्रेस इस मामले को लेकर जिस तरह से इतनी हताश राज्यपाल के फैसले के बाद हुई थी कि वो रात को, जो इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में दूसरी या तीसरी घटना है जब इस तरह से रात को आपने सुप्रीम कोर्ट को खुलवाया और अपनी बात को वहां पर रखा, और मामले में किसी तरह से जो अपेक्षा आपकी थी कि स्टे हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में मुझे लगता है कि जो राज्यपाल के जो विवेक है, उस विवेक को अक्षुण्ण रखा है। अन्यथा वो उनके शपथ ग्रहण के फैसले पर भी रोक हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले शपथ ग्रहण पर रोक नहीं लगाई, और अब जो सही तरीका है कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस, विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करिए, उस पक्ष को प्रमुखता दी है, उस पक्ष को सम्मान दिया है। लेकिन कांग्रेस को आप देखिए कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आप गए, सुप्रीम कोर्ट में आपने न्याय की गुहार की, कुछ हद तक आपके पक्ष में बात आई भी, और उसी दिन आप लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, इसको लेकर देश भर में आप धरना प्रदर्शन करते रहे। आप दो मानदंड एक साथ कैसे लेकर चल सकते हैं? आपने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, आपको उस पर कायम रहना चाहिए था। आपको सड़क पर आकर आप सुप्रीम कोर्ट के राज्यपाल के सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले में राज्यपाल को अनैतिक नहीं कहा गया, लेकिन आपने अपनी सभाओं में, अपनी बैठकों में आपने राज्यपाल को अनैतिक तक कहा, आपने पुतले जलाए हर जगह, हर राज्य में। तो ये क्या है? ये हताशा है। ठीक है, आप वो इस बात का जवाब हम अजय अरोड़ा से लेंगे, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए थे तो आपको लोकतंत्र में भरोसा था, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के एक दिन और रुक जाना चाहिए, एक दिन बाद आप जो चाहे सो कर लेते। लेकिन आप क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव बनाना चाहते थे कि आप सड़क पर आए? बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। हसीब सिद्दीकी साहब, निश्चित तौर पर जो उतावलापन देख रहे हैं कांग्रेस में, ये उतावलापन किस लिए? मैं लौटूंगा सर आपके पास। देखिए आनंद जी, मुझको तो मैं सहमत नहीं हूँ लोगों की बातों से। जी, पहली बार कांग्रेस पार्टी सन 50s के हिसाब से काम कर रही थी, यही उस पर आरोप था। कांग्रेस पार्टी ऑफेंसिव नहीं हो रही है, जो हालात बदल गए हैं, गंगा में बहुत पानी बह गया है, वो राजनीति कर रही 50s की 60s की। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने ऑफेंसिव होकर जो है मैदान में आई, उसका मुकाबला किया। मेरा मानना यह है कि एक आम आदमी का जो विचारधारा जो है, जो आदमी का जो है, वो काफी जो है इसके उसमें बदला है। कांग्रेस पार्टी को जो बिल्कुल, और लड़कियों को लोग जो गालियां दे रहे थे, जो एक पक्ष था, एक जो बीजेपी के खिलाफ था, वो पहली बार खुलकर जो है वो कांग्रेस के साथ आया है, कांग्रेस के इस स्टैंड के ऊपर। अब आइए जो है ये आरोप प्रत्यारोप को उसने ये किया था, हमने ये किया था, लेकिन आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इससे अच्छा फैसला कोई हो नहीं सकता। और मुझे बात कहूंगा कि इस बीजेपी की सरकार में दूसरी बार ऐसा सवाल फैसले को पढ़ है। सवाल यह है कि आप आधी रात को ही कोर्ट पहुंच जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? एक तरफ फिर आप फैसला के बाद कहते हैं कि लोकतंत्र में यहाँ पर बचाया गया है, तो दूसरी तरफ आप लोकतंत्र का पुतला फूंकते हैं।
उत्तर प्रदेश में उमेश भंडारी के फैसले के खिलाफ जब चंद्रिका पाल जी को शपथ दिलाई गई थी, बीजेपी रात 2:30 बजे जो है कोर्ट गई थी, हाई कोर्ट के फैसला रात 2:30 बजे आया था और जो है उसके ऊपर जो है बाद में फैसला जो है वो फ्लोर टेस्ट हुआ था और कल्याण सिंह जी जो फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे। ये हो चुका है पहले, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ ऐसा है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है ये कि कोर्ट में भी जाए और जनता की बीच में जाए, ये उसका अधिकार है। अब देखिए स्थिति क्या है, स्थिति बिल्कुल साफ है। ये बीजेपी के पास संख्या नहीं है। आप संख्या लाने के लिए तोड़फोड़ करेंगे, तोड़फोड़ कर नहीं सकते आप। 10 शेड्यूल लागू है तो नहीं सर, अगर तोड़फोड़ की स्थिति के साथ अगर होती है तो ये भी फिर भारतीय राजनीतिक इतिहास में कोई पहली बार नहीं होगा। अमूमन हर चुनाव में हम लोग देखते हैं, पिछले कम से कम 3-4 जो चुनाव हुए हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। गोवा, मणिपुर, मेघालय में भी ये भी चीज देखा गया है। देखिए अंतर है, देखिए अंतर है। पिछली असेंबलियां जो बनी है, जो विधानसभाएं बनी है, उसमें किसी के 4, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 8 वहां संभावनाएं थी कि रीएलोकेशन जो है वो पार्टी यहां से वहां जा सकती थी। यहां तो कोई संभावना ही नहीं है। ये अगर 3 जोड़ भी लीजिए आप तो 4, 3, 7, 12 कहां से आप आएंगे? यहाँ तो बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल मालूम है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मनोज कुमार भी है जुड़े से। मनोज कुमार, आरजेडी को भी एक गोल्डन चांस नजर आ रहा है सामने कि भाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात अगर आती है तो आप भी दावा ठोकने जा रहे हैं सरकार बनाने का। हाँ, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करता हूं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है, दोहरा चरित्र, आप देख लीजिए, अगर आप बैक में जाइए तो भी देखेंगे कि उनका दोहरा चरित्र उजागर होता रहा है और उसी तरह का नमूना अभी कर्नाटक में पेश हुआ। जो लार्जेस्ट पार्टी होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है और निश्चित रूप से महामहिम जो राज्यपाल होते हैं उनके स्व विवेक से निर्णय लिया जाना चाहिए, लिया जाता रहा है। लेकिन स्व विवेक का निर्णय यह नहीं होता कि एक तरफा निर्णय नहीं होना चाहिए। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह का निर्णय लिया गया। अगर ऐसा निर्णय लिया गया तो बिहार में हम लोग डिमांड कर रहे हैं, कहाँ खराबी बात है? बिहार में भी हम लोग सबसे बड़े पार्टी के रूप में है तो बिहार में भी हम लोग को मौका मिलना चाहिए। हम लोगों की सरकार वहां बनेगी। वही तो मनोज कुमार कह रहा हूं, अगर आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के फॉर्मूले को सही मानते हैं तो कर्नाटक में जो हो रहा है उसको गलत कहना बंद कीजिए। अगर आप उसको गलत कहते हैं तो फिर आपका दावा बिल्कुल सरासर गलत है। नहीं, गलत कहा, यह तो नई परंपरा की शुरुआत की है ना भारतीय जनता पार्टी। अब मेघालय में जो हुआ, मणिपुर में जो हुआ, गोवा में जो हुआ, क्या है? आज तक के इतिहास में इस तरह की घटना नहीं घटी थी, इसको हम घटना ही कहेंगे। तो उसी आधार पे हम लोगों ने बिहार में डिमांड रखा है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव, लेकिन दोनों साइड आप साथ लेकर चल रहे हैं सर। वहां गलत भी हो रहा है लेकिन उसका फायदा आप भी उठाना चाह रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, फिलहाल कुछ कहना चाह रहा हूँ उसके बाद चलूंगा जरूर के पास। तो फिर बिहार में मनोज जी लौटूंगा आपके पास। मैं संक्षेप में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिहार की जहां तक बात है तो 2015 में बिहार में सबसे बड़े दल को बुलाया गया था। उन्होंने नीतीश बाबू के साथ सरकार बना ली थी। शायद ये इतिहास भूल गए, चलिए उसको छोड़ देते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए, अब एक और नमूना आपको दिखा, जो दोहरे मापदंड की बात कर रहे हैं तो जेडीएस को राहुल जी ने जनता दल संघ परिवार कहा और फिर अब वो सेक्युलरिज्म बचाने के लिए जनता दल संघ के साथ आ गए हैं। और जो कल तक कोर्ट को गाली दे रहे थे कि हमारे लालू जी को कैसे कन्विक्ट कर दिया, पिछड़ा आदमी कन्विक्ट हो गया, अपर कास्ट आदमी छूट गया, आज वो खुद कह रहे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा फैसला दिया, न्यायपालिका सब ठीक चल रही है। मैं सिर्फ अरोड़ा जी से और जो हमारे सिद्दीकी साहब है उनसे इतना पूछूंगा कि कम से कम इतना कह दो कि जो महाभियोग लाया था चीफ जस्टिस के खिलाफ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। देश को सुना दो ना कि आप क्षमा चाहते हैं और वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे गलत लगे इतना तो कह दो। आपको वहीं से तो आपको सुनिए ना, मैं अगर आपको रोज गाली दूं, मैं कहूं एपीएन गलत है, एपीएन गलत है, एपीएन गलत है और एपीएन मेरी सुरक्षा करे, मेरे अधिकारों की बात करे, तो कम से कम इतना बड़प्पन तो दिखाऊंगा ना कि नहीं भाई एपीएन बहुत अच्छा चैनल है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे बड़प्पन दिखाएं। राजनीति में हम लोग मोरालिटी, हाई मोरालिटी, संविधान को बचा रहे हैं ना, संविधान बचा रहे हैं ना कांग्रेस वाले, तो संविधान बचा रहे तो चीफ जस्टिस को बोल दे माफी चाहते हैं हम, कान पकड़ते हैं हम। बोलिए जरा, बोलिए संजय जी। नहीं बोलेंगे? पूनम वाला जी, सबसे पहले कर्नाटक का जब रिजल्ट आया 117 की लिस्ट हमने विधायकों की हमने दी, हमने माफी नहीं मांगे ना। नहीं तो माफी मांगेंगे, माफी आप ठीक है, बस बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी ना। नहीं मैं देश का प्रवक्ता हूं, देश की हो, आप परिवार के गुलाम हैं। हाँ नहीं, पर ऐसा नहीं है।
आप संविधान और बीजेपी- संविधान आपका भी है, मेरा भी है। मैं सिन्हा आप मत मांगिए माफी। बोलिए मैं नहीं मांगूंगा, बोलिए मैं नहीं मांगूंगा। मैं आपकी बात आपने मैं सिर्फ इतना की चाहता हूं आपसे। बोलिए मैं नहीं मांगूंगा। आपने संघ परिवार बोला तो क्या प्रधानमंत्री बोलिए। नीतीश कुमार जी के संबंध मत कैसे बोलिए, थे पहले? मत मांगिए माफी। बिहार मैं के मत मांगिए, बोल मुख्यमंत्री दीजिए। नीतीश कुमार जी के और नरेंद्र मोदी के संबंध आपको मालूम है चुनाव से पहले क्या थे? आपने तो आपने बोला कि सरकार उनसे आपको बनवाई, स्मरण क्यों नहीं है, बनवाई? आपको स्मरण नहीं है। 2015 में क्यों बनवाई आप सरकार? विशेष हमने क्या बनवाई? अच्छा नहीं बनवाई। कमाल कर रहे हो आप। पूनमवाला जी, मैं अरे संबंधों की संघी बात ने तो सरकार क्यों बनाई आपने इनसे? बोला कि जेडीएस संघ पर हमने बोला जी। राहुल गांधी का बयान है 25 मार्च आप का। बातों में नहीं जाते पूनमवाला हैं, जी आज की क्लास चर्चा के में- ट्रैक पर हम लोग रहते हैं। आप ये चाहे समझे कि- नहीं मेरी बिल्कुल। बात को। राहुल गांधी ने जनता दल सेक्युलर को बीजेपी की बी टीम 25 मार्च को कहा है। मेरे पास न्यूज रिपोर्टर दिखा देता हूं आपको। उन्होंने जेडीएस का फुल फॉर्म बताया, जेडीएस के लिए संघ परिवार है, सेक्युलर नहीं है। ये राहुल जी का ठीक है, बयान है। अब दोनों मेरे पास मैं लौटूंगा तो दिखा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक मामले में करीब जो सुनवाई चली थी उस दौरान क्या क्या हुआ है, एक बार एक नजर डालते हैं। सुबह 10:28 बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 10:30 बजे कांग्रेस नेता और वकील पी चिदम्बरम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 10:46 कर्नाटक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी की ओर से मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखना शुरू किया। 10:50 मुकुल रोहतगी ने येदियुरप्पा की ओर से राज्यपाल को भेजे गए दोनों पत्र सुप्रीम कोर्ट में पेश किए और दलील दी कि बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है। रोहतगी ने कांग्रेस और जेडीएस को अपवित्र बताया। उन्होंने कहा कि नंबर 2 और नंबर 3 पार्टियां बीजेपी से काफी पीछे हैं। 10:54 जस्टिस ए के सीकरी ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस और जेडीएस ने राज्यपाल को बहुमत की संख्या का पत्र दिया है, दूसरी तरफ येदियुरप्पा का दावा है कि उनके पास बहुमत है। किस आधार पर राज्यपाल ने येदियुरप्पा को गठबंधन के ऊपर तरजीह दी? 10:57 मुकुल रोहतगी ने सरकारिया कमीशन का जिक्र करते हुए कहा कि येदियुरप्पा को सदन में अपना बहुमत साबित करना है। सरकारिया कमीशन की इस मामले में गाइडलाइन है और ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। मुकुल रोहतगी ने कहा राज्यपाल ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया है और उन्हें जमीनी हकीकत पता है। 10:58 जस्टिस सीकरी ने कहा अगर स्पष्ट बहुमत होता तो कोई समस्या नहीं होती। अगर चुनाव से पहले गठबंधन होता तो स्थिति अलग होती, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन से इसकी प्राथमिकता कम नजर आती है। जस्टिस सीकरी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर दो पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं तो राज्यपाल ने किस आधार पर फैसला किया? इस पर बीजेपी के वकील ने कहा कि राज्यपाल का विशेषाधिकार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव देते हुए कहा कि बेहतर होगा कि शनिवार को बहुमत परीक्षण हो। 11:04 कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर कल बहुमत परीक्षण के लिए सदन को बुलाया जाता है तो भी इस मामले में कानूनन सम्मत निर्णय होना चाहिए कि क्या इस मामले में राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं। सिंघवी ने कहा राज्यपाल कैसे बीजेपी को बहुमत सिद्ध करने का मौका दे सकते हैं जबकि कांग्रेस जेडीएस के पास पूरी संख्या है। 11:15 जस्टिस सीकरी ने कहा कि या तो आप कानून के अनुसार चलें या फिर शनिवार को सदन में बहुमत परीक्षण हो, ये आपको चुनना है। दूसरा विकल्प ज्यादा व्यवहारिक है। 11:15 सिंघवी ने कहा कि येदियुरप्पा का दावा है कि उनके साथ अलाफला विधायक हैं, लेकिन एबीसी कौन कौन साथ हैं। दूसरी ओर कांग्रेस जेडीएस ने सभी 117 के नाम लिखकर राज्यपाल को दिए हैं। 11:21 सुप्रीम कोर्ट में कुमारस्वामी की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसे मामलों में राज्यपाल को अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एएसजी तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल को कांग्रेस और जेडीएस के सभी सदस्यों का हस्ताक्षरित पत्र कभी नहीं मिला। 11:21 सिब्बल ने सवाल किया कि सरकार बनाने का न्योता गठबंधन के साथ सबसे बड़ी पार्टी को मिलना चाहिए या पर्याप्त बहुमत वाली पार्टी को। 11:22 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, हम कानून के अनुसार फैसला करेंगे, कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। 11:27 कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे पास हमारे सभी विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी है। रोहतगी और तुषार ने कहा कि फ्लोर टेस्ट से ही सच सामने आएगा। 11:29 कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस के साथ जेडीएस भी जल्दी फ्लोर टेस्ट चाहती है, फ्लोर टेस्ट तुरंत होना चाहिए। 11:30 बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने तत्काल फ्लोर टेस्ट कराए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कम से कम 1 सप्ताह का समय मिलना चाहिए, ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। एक दिन फ्लोर टेस्ट का निर्देश देकर संतुलन नहीं बनाया जा सकता। रोहतगी ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर भी बनाया जाना है, वाजिब वक्त मिले। कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायक दूर बंद कर रखे हैं, उन्हें लाने में भी वक्त लगेगा। 11:34 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शनिवार शाम 4 बजे सदन में बहुमत परीक्षण हो।
जस्टिस सीकरी ने बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी से यह भी कहा कि बहुत स्पष्ट है कि जब तक आप इस कोर्ट को संतुष्ट नहीं करते हैं तब तक आप नियुक्ति नहीं कर सकते। कोर्ट की ये टिप्पणी एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन से संबंधित थी, जिसके बारे में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने गुरुवार को फैसला लिया था। सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन के बजाय येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए न्योता देने के राज्यपाल के फैसले पर कोर्ट 10 दिन में फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक विधानसभा सचिव ने मुख्य सचिव से शनिवार को विश्वास मत की तैयारियों के संदर्भ में मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तुहिन सिन्हा, अगर इतना कॉन्फिडेंट है बीजेपी कि आपके पास मेजॉरिटी है, विधायकों का समर्थन है जितने जरूरी हैं, तो फ्लोर टेस्ट से इतनी हिचकिचाहट क्यों होती है? क्यों बार बार कहा जाता है कि हमें और समय चाहिए? देखिए, 7 दिन का समय एक बहुत ही आम समय है जो हर पार्टी को मिलता है, तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए वो मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि राजनीतिक नैतिकता की परिभाषा आज यहाँ पर तय होना बहुत जरूरी है। नैतिक कौन है? एक तरफ है भाजपा जिन्हें 47% सीट मिली है, जो 40 सीट से जाकर ऊपर जाकर 104 सीटों पर आई है। दूसरी तरफ दो ऐसे पार्टीज हैं जो एक दूसरे को गाली देते नहीं सकते थे। 30 अप्रैल को जेडीएस ने चार्जशीट निकाला था, 15 पॉइंट चार्जशीट, जिसमें कांग्रेस के ऊपर गंदे से गंदे आरोप थे। और अभी हफ्ते 10 दिन पहले तक, जैसा कि सेक्रेटरी ने कहा, राहुल गांधी जो है हमेशा जेडीएस को जेडी संघ कहते थे। तो दो पार्टी जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, आज केवल भाजपा को रोकने तो इन ऐसे उदाहरण हम लोगों ने भारतीय राजनीति में बहुत देखे हैं। पीडीपी के साथ गठबंधन की बात की जाएगी तो आपके ऊपर यही सवाल आएगा, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की बात की जाएगी तब आपके ऊपर सवाल ही आएगा। वो शुचिता की बात छोड़ देते हैं, सवाल आपसे सिर्फ ये है कि अगर आप लोग श्योर हैं, सर्टेन हैं इस बात को लेकर कि बहुमत आपके पास है, आप ये भी कह रहे हैं कि जेडीएस के, कांग्रेस के कई विधायक हैं जो आपके संपर्क में हैं और वो स्वेच्छा से, चूंकि उनका जमीर जाग जाएगा इसलिए वो आपके पाले में आ जाएंगे, ये आप कह रहे हैं, तो अगर ये तमाम समीकरण हैं तो फिर फ्लोर टेस्ट पे 1 हफ्ता क्यों चाहिए आपको? अगर कहा जा रहा है शनिवार आप आ जाइए तो उसमें अनकंफर्टेबल क्यों है? प्रैक्टिस है वो तो हर जगह मिलता है 1 हफ्ता। 1 हफ्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए? लेकिन कल, अगर ये कल भी हो रहा है तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कल 5 बजे तक आपको नतीजे मिल जाएंगे और भाजपा की सरकार जो है स्थापित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो कैसे होगी, ये फॉर्मूला क्या रहेगा, उसका कोई हिंट दे पाएंगे आप? मैंने कहा उसकी 2-3 पॉसिबिलिटीज है। लिंगायत के साथ, जो 7-8 लिंगायत एमएलए है वो हमारे साथ हो सकते हैं, एब्सटेन कर सकते हैं। कांग्रेस के ऐसे संकेत अभी ऑलरेडी मिल रहे हैं कि 10-11 एमएलए जो है वो कांग्रेस की लीडरशिप से नाखुश हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़कर आई है। बहुत सारे एमएलए हैं तो इस परिस्थिति से, इस स्थिति से इत्तेफाक नहीं रखते हैं जहां से उन दोनों। ठीक है, अच्छा तो कुछ और आसान बना लेते हैं इस कॉन्वर्सेशन को हम। एमएलए का समर्थन आपको मिलेगा या फिर जब फ्लोर टेस्ट होगा वो वहां मौजूद नहीं रहेंगे? देखिए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें एब्सटेन करना पड़ेगा। हाँ, तो यानी वो फ्लोर टेस्ट के वक्त वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे, ये आप कह रहे हैं, आपके साथ नहीं आएंगे? मैं तो जेडीएस, मैं तो वो एमएलए के बिहाफ पे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो संभावनाएं अभी है नहीं, बीजेपी बिहाफ पे बताइए ना सर, बात तो आपकी चल रही है, आपकी पार्टी को समर्थन वो लोग देने वाले हैं, तो ब्लूप्रिंट क्या है अभी तक की रणनीति का? आज को अभी तो कल तक का इंतजार क्यों करें? जी, मैं जो बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिस होगी उन्हें एब्सटेन करना पड़ेगा। हाँ। उसको लीगल सैंक्शन के लिए। अच्छा, चलिए ठीक है, तो इन समय मैं लौटूंगा आपके पास। अजय अरोड़ा कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं चलूंगा एसके सिंह साहब के पास। अजय अरोड़ा अपनी बात आप पूरी कीजिए। सिन्हा साहब, हाँ, 1 हफ्ते का समय भी चाहिए आपको, और कल क्या होने वाला है, क्या खरीद फरोख्त की बात चल रही है। आपने कहा कि मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह सकता, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि ऑफर दी है 1-1 करोड़ रुपए की विधायकों को, उसके बारे में ज्ञान डालिए सिन्हा साहब। नहीं, कुमारस्वामी जी ने कहा 100 करोड़ रुपए का आरोप लगा है, पर कुमारस्वामी वो वरिष्ठ व्यक्ति है जिन्होंने सिद्धरामैया की कलाई पे हुबलो वॉच के बारे में सबसे पहले बताया, और फिर उसी हाथ को और रिस्ट वॉच को पकड़ते हुए गवर्नर हाउस भाग गए और बोले हमको बनाने दो सरकार। तो कुमारस्वामी जी के इस आरोप को मान लिया जाए, 100 करोड़ दिया है, तो अरोड़ा जी हमको ये बताइए कि 70 लाख की घड़ी का डील क्या था कि उनको मुख्यमंत्री बनाना है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि सिद्धरामैया जी भी जेडीएस छोड़ के अंतरात्मा की आवाज सुन के कांग्रेस आए थे, तो उस समय कांग्रेस ने कुछ पैसा वैसा दिया था कि वो नैतिकता की आवाज पे आए थे? वो भी जरा हमको बताओ। पूनम वाला जी,
मेरा तो आप करे तो रासलीला, दूसरे करे तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा पैमाना मत लगाइए। आप ये मानते हो इस बात को, आप राजनीति विशेषज्ञ हो कि आप कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी ने ये किया जी और ये भी यही करेंगे, आप उन्हें पूरा निर्देश दे रहे हो, आप उन्हें समझा रहे हो कि नहीं भारतीय जनता पार्टी मेरे भाई और आप भी एक आपको रोकना पड़ेगा। मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि ये गलत हुआ, बहुत अच्छी बात, आपको गलती रोकनी पड़ेगी। एक लाइन में आपका जवाब देता हूँ। मैं उनसे ये नहीं कह रहा कि गलती को दोहराओ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने सिर्फ गलतियां की है वो दूसरों को उपदेश ना दे। शैतान कुरान का पाठ पढ़ा है तो बहुत ही अजीब लगता है। बात उपदेश की है पूनमवल्ला जी, बात कल की है, कर्नाटक के भविष्य की है। होगा जो होगा, कल क्यों होगा? भविष्य में निर्धारित हो जाएगा। हर पॉलिटिकल पार्टी पार्टी के भविष्य देखती है, फिर प्रदेश देश के भविष्य की बात आती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी के संबंध में कहे जाते हैं, एसके सिंह साहब, प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करने की बात की गई है, वो नियुक्ति कैसे होगी? और उसके ऊपर भी चूंकि सवाल है, ये संदेह जताया जा रहा है कि भाई राज्यपाल के द्वारा ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा, जो कि आगे कार्यवाही को आगे चलाएंगे। देखिए, प्रोटेम स्पीकर तो होंगे ही जी, प्रोटेम स्पीकर जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडलिटीज के मुताबिक सरकारिया कमीशन से लेकर तमाम बम्बई के जजमेंट, उसके बाद कल्याण सिंह और जगदम्बिका पाल की जजमेंट और तमाम जजमेंट्स के इन्फ्लुएंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही फेयर और जुडिशियल डिसीजन लिया कि आप जो है शनिवार तक शाम तक इसको तय कर दें, फ्लोर टेस्ट कर दें, और इसमें कहीं कोई गलती, कहीं आक्षेप लगाने का क्वेश्चन नहीं उठता। नंबर एक, चाहे जो भी पार्टी हो, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल मैन, आई एम ए सिंपल एडवोकेट। कोर्ट के अंदर ये कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार ही नहीं है कोर्ट को, अगर राज्यपाल ने कोई फैसला दे दिया तो। नहीं, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार हमेशा सुप्रीम कोर्ट को है, लेकिन जो गवर्नर के पावर हैं, गवर्नर के पावर के रिजल्टेंट इफेक्ट को जुडिशियली रिव्यू की जाएगी, लेकिन गवर्नर को ये नहीं रोका जा सकता कि आप किसको बुलाएं किसको न बुलाएं, ये उनका विवेकाधिकार है। लेकिन उसके रिजल्टेंट इफेक्ट का जुडिशियल रिव्यू होगा और उसकी जुडिशियल रिव्यू के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 15 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, सरकमस्टेंसेस को देखते हुए आप जो है शनिवार की शाम को 4 बजे तक फ्लोर टेस्ट करें। प्रोटेम स्पीकर होंगे, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, एमएलए आ जाएंगे, लोग अपना देंगे। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने जगदम्बिका पाल के केस में कल्याण सिंह और जगदम्बिका पाल को, दोनों आदमियों को बैठा दिया और वहां कहा कि साथ साथ लोग बैठे रहे मंच पर और लोग आए और अपना जो है मताधिकार का प्रयोग करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हिंदुस्तान में बहुत ही बढ़िया हो चुका है और वर्ल्ड हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को दूसरे देशों में नजीर के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन यहाँ तो सर पाकिस्तान से इसकी तुलना कर दी जा रही है, ये भी अपने आप में दुर्भाग्य है। मैं लौटूंगा सर आपके पास। बताइए, तो बिल्कुल गलत है, इसको शर्म आती है अगर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल एबिलिटी और पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट की तुलना पाकिस्तान जैसे मुल्क से की जाए, शर्म आती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी बहक भी जाती है। हसीब सिद्दीकी साहब, ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल के पास विवेकाधिकार था कि किसको बुलाएं, लेकिन जो परिस्थितियां हुई हैं उसमें यह एलिगेशन है कि विवेकाधिकार का दुरुपयोग किया गया है। क्या ऐसा कहना सही होगा? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को। देखिए, विवेक है, मैंने ये पहले भी कहा था, ये राज्यपाल का विवेक है। विवेक सब्जेक्टिव होता है, मेरा कुछ होगा, आपका कुछ होगा, तीसरे आदमी कुछ होगा, तो विवेक सब्जेक्टिव है, वो परिभाषित नहीं है विवेक। लेकिन जैसा भी हमारे सिंह साहब ने कहा अभी कि जो फैसला लेता है राज्यपाल, उसका जुडिशियल उसका रिव्यू करने का अधिकार जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है, और ऐसा होता आया है। उत्तराखंड में आपने देखा क्या हुआ, उत्तराखंड में यही हुआ था। पहले हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, उसके बाद क्या किया हमारे राज्यपाल जी ने, वहां पर पेंशन रूल लागू कर दिया। उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ और उसने हाईकोर्ट के फैसले को जो है राष्ट्रपति की तरफ से सिफारिश की थी, राष्ट्रपति शासन की, उसको भी रूल आउट कर दिया गया था। सिर्फ राज्यपाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अभी जो आपने नहीं, एक बात उठाई थी आपने, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है, लेकिन आमतौर से परंपरा रही है, जो मैंने देखा है मैंने, कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है हाउस में चुन के आते हैं, सीनियर मोस्ट किसी भी पार्टी का हो, ABCD, उसका राज्यपाल के पास अधिकार होता है। कल ये क्या हुआ करने का नहीं, वो वही करता ही है, लेकिन हम परंपरा ये रही है कि सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस जो भी आपको किसी पार्टी सर यहाँ पर रोकूंगा मैं आपको, मैं लौटूंगा सर आपके पास। गोविंद जी, रिएक्शन चाहूंगा। अगर राज्यपाल के पास अधिकार होता है प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करने का और कल किसी एक पार्टी के पास फेवरेबल कोई चीजें नहीं होती हैं, तो आरोप तो फिर लगाया जाता है कि भाई प्रोटेम स्पीकर ने भी अपना विवेकाधिकार का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया है।
नहीं, देखिए, प्रोटेम स्पीकर के कोई बहुत अधिकार होते नहीं है। प्रोटेम स्पीकर का जो मुख्य दायित्व है वो शपथ दिलाने का है, और अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो फैसला होने तक किसका बहुमत है उतने वक्त तक वो सदन में रहेंगे, तो तब भी कोई इस तरह के अधिकार नहीं होते, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से निगरानी में ये लेकिन प्रोटेम स्पीकर के पास वोट देने का अधिकार तो होता है। नहीं कास्टिंग नहीं, वोट देने का अधिकार होता है, वो व्यक्तिगत अधिकार है उनका, और वो अगर दोनों निर्णायक स्थिति में अगर दोनों बराबर होते हैं तब वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। और जो प्रोटेम स्पीकर बनने की संभावना है, जो वरिष्ठ 8 बार के वहां पर जीते हुए 2 विधायक हैं, उनमें से एक कांग्रेस के हैं और एक बीजेपी के हैं जी। इन दोनों में से अगर किसी एक को बनाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा मुद्दा बनेगा। इससे बड़ा मुद्दा, अगर सरकार बचाने में येदियुरप्पा सफल भी हो जाते हैं, तब बड़ा मुद्दा यह आएगा कि स्पीकर कौन होगा, क्योंकि स्पीकर के लिए भी सदन में आपका बहुमत होना चाहिए, और अगर 107 104 विधायक आपके हैं तो जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों की संख्या कुल मिलाकर ज्यादा होगी, और इस वजह से स्पीकर बनाना भी एक बड़ी चुनौती का प्रश्न होगा अगर बीजेपी सरकार बचा ले जाती है। और सरकार बचाने की जो संभावनाएं हैं उनमें निश्चित तौर पर अगर कोई संभावना है तो वो जोड़ तोड़ की संभावना है, वो खरीद फरोख्त की संभावना है। अंतरात्मा जैसी कोई चीज होती नहीं, वो होती भी होगी तो मुझे लगता है कि हाल के 10-20 वर्षों की राजनीति में जब राजनीति आपके भविष्य और आपकी सत्ता और आपके सुखों और आपके वैभवों से जुड़ी हो, तो वो चीज होती नहीं है। और खरीद फरोख्त की संभावनाओं में एक बड़ी संभावना इस बात की भी है कि कल कुछ विधायकों को बीजेपी शपथ लेने से ही रोक दे। जेडीएस और कांग्रेस के अगर कुछ विधायक 8-10 विधायक शपथ ही नहीं लेते हैं तो इस हालत में न तो उन पर व्हिप लागू हो पाएगा, क्योंकि व्हिप विधायक बनने के बाद, शपथ लेने के बाद ही उन पर लागू होगा, और अगर वो सदन में अनुपस्थित रहते हैं तो उस हालत में जो उन सदन की जो वास्तविक जो विधायकों की शपथ लिए विधायकों की संख्या होगी, उसी के आधार पर मत विभाजन होगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की स्ट्रेटजी संभवतः इस दिशा में भी हो सकती है। जी ठीक है। एससी सिंह साहब, बहुत संक्षेप में समझूंगा कि जो दल बदल कानून है क्या वो यहां लागू होगा? हेलो सर, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हमसे पूछ रहे हैं? जी जी जी, हाँ बताएं सर। दल बदल कानून के बारे में कहा जाता है कि भाई दल बदल कानून भी ऐसे में प्रोटेक्ट करता है ऐसी चीजों को होने से, क्या वो यहां पर लागू होगा? नहीं, दल बदल कानून का सवाल नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल दूसरी चीज है। दल बदल कानून यहाँ पर है कि रिपोजिंग द कॉन्फिडेंस, यानी अपना मत व्यक्त करना कि आप कहाँ जा रहे हैं। सदन के पटल पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आपको बहुमत सिद्ध करना है। दल बदल का कानून उस परिस्थिति में लागू होगा जो संविधान उस अनुसूची में दिया गई व्यवस्था है। यहाँ तो केवल आपको ये बताना है, कोई आदमी कह रहा मैं हाउस का लीडर हूँ, उसमें आपको यस और नो करना है, और वो अगर कोई एब्सेंट कर गया तो उस पर लागू नहीं होगा, अगर कोई डिफेक्ट करे तब लागू होगा। तो डिफेक्शन के लिए सिस्टम दूसरा है। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। सर मैं लौटूंगा आपके पास। शुदा होने वाला नहीं, सिंह साहब संभवतः इसमें जो व्यवस्था है वो ये है कि अगर वो शपथ ले लेंगे तो लागू होगा, पार्टी के विधायक हो जाएंगे तो पार्टी का जो व्हिप है वो व्हिप लागू होगा, और अगर वो व्हिप का सम्मान नहीं करते, व्हिप के खिलाफ जाते हैं तो उनके खिलाफ दल बदल कानून लागू होगा। जी सिंह साहब, बिल्कुल सही कहा, लेकिन वहां उस परिस्थिति में अगर डिफेक्शन हो तो, अगर एब्सेंट हो जाए तब कैसे लागू होगा? नहीं तभी लागू होगा। नहीं, व्हिप का उल्लंघन करना तो माना जाएगा, एब्सेंट होना भी। अगर वो शपथ ही नहीं लेते तब उन पर व्हिप लागू नहीं होगा, क्योंकि तब वो सदन के सदस्य नहीं होंगे। अगर सदन में कोई पहुंचे ही नहीं, जैसा कि अभी डिस्कशन आपके चैनल पर हो रहा था, अगर कोई पार्टी का व्हिप होगा ना, क्या आपको हाउस में जाना है? सिंह साहब, पार्टी का व्हिप होगा, अगर उल्लंघन किया, अगर पार्टी का व्हिप अगर है हो तब ना
वो बात की चीज है। इस समय कल तो फ्लोर टेस्ट को देखिए। ठीक है, मैं आप सज्जनों के पास लौटूंगा। शायद कुछ कहना चाहते हैं आप? शायद मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री में काम कर चुका हूं। मैं ये बात आपको बताऊंगा। हालांकि ये राइट है कि ओथ लेने के बाद और एमएलए बनने के बाद ये लागू हो सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ, और पार्टी के विप के अनुसार अगर आप ना चले, आप एब्सटेन भी करें और पार्टी विप हो, 3 लाइन की विप होगी कि आपको प्रेजेंट रह के, पहली बात होगी प्रेजेंट रहना है और दूसरी बात होगी कि आपको इसके लिए वोट करना है। अगर इसमें से एक का भी उल्लंघन होता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। उस पर फैसला स्पीकर करेंगे, तो वो भी कौन स्पीकर बनता है उस पर तय करेंगे, और फिर उसके बाद वो चैलेंज हो सकता है नहीं हो सकता है अलग की बात। पर मुझे लगता है जो अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि मान लीजिए उन्होंने शपथ ही नहीं ली तो उन पर लागू नहीं होगा, ये बात सही है, टेक्निकली सही है, पर यह बात भी चैलेंज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या विप जारी होने के बावजूद भी वो सदन नहीं पहुंचे शपथ लेने के लिए, तो ये भी तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस भी बन सकता है। विप कब लागू होगा? जब शपथ ले चुके होंगे या शपथ लेने से पहले? ये मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट को फिर से एक बार इंटरप्रेट करना पड़ेगा, पर इतना आसान नहीं है। हाँ, ये मैटर स्टिल अंडर कंसिडरेशन है जी। ये मैटर अभी स्टिल कंसिडरेशन है, पर जो नहीं आ पाया। जो आपके इन हाउस, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ जी से, आप जो हमारे भाई साहब बैठे हैं, गोपाल पंत साहब, वो बहुत ही चालाक एक स्ट्रैटेजी सुझा रहे हैं टीवी पर। मैं उनको सलाम करता हूँ, वो बहुत चालाक स्ट्रैटेजी सुझा रहे हैं। वैसे तो वो स्ट्रैटेजी तो है, एक स्ट्रैटेजी है वो। ठीक है मनोज कुमार, एक टिप्पणी मैं आपसे भी चाहूंगा क्योंकि काफी लंबा वक्त आपका राजनीतिक अनुभव रहा भी है। ये खेल अगर खेला जाता है तो बीजेपी की तरफ से कैसे खेला जाएगा? जी हमसे पूछ रहे हैं? जी मनोज जी। हेलो। बिल्कुल सर, सवाल मेरा आप ही से है। जी देखिए, ये बिल्कुल मैं जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा, देश तोड़ो, राज तोड़ो, पार्टी तोड़ो, यही इतिहास रहा। आपने ठीक ही क्वेश्चन किया कि अगर वो पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि हम बहुमत सिद्ध कर देंगे तो फिर 1 सप्ताह का समय क्यों मांग रहे हैं? सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं, खरीद बिक्री करेंगे लोग। जिस तरह से आपने कहा कि पार्टी विरोधी, झारखंड में भी यही हुआ। आज भी 6 विधायक जेबीएम के भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ करके सरकार बनाई है। ऊपर तो आपका एलिगेशन है कि वो खरीद फरोख्त करेंगे, लेकिन आप भी तो जा रहे हैं राज्यपाल के पास सरकार बनाने के लिए। आप कैसे खेल करेंगे सर? आप बहुमत कैसे बटोरेंगे? हो पा रही है। हम लोगों ने तो सारा पत्र तैयार करके, जितने विपक्षी एकता है बिहार में, सारे लोगों ने पत्र लिख करके माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को दे दिया है और उन्हें महामहिम राज्यपाल को आज सुपुर्द करेंगे। जी नहीं कर दिया है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी करना चाहिए। मेजोरिटी आ गई सर आपके पास? तेजस्वी जी ने कहा कौन सी उनके पास जादू की छड़ी है कि वो घुमाएंगे और बहुमत सिद्ध हो जाएगा? सर आपके पास की मेजोरिटी आ गई है क्या मनोज कुमार? मनोज जी बिल्कुल 100%। तो फिर नो कॉन्फिडेंस लाके सरकार गिरा दो कल। सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर नो कॉन्फिडेंस ग्राउंड पे आप बात कर जा रहे हैं। वोट मिला, बहुत अच्छी बात है बताया अभी। सरकार गिराने की बहुत नहीं, यही तरीका है। आपके पास अगर मेजोरिटी है जेडीयू के लोगों के साथ मिलकर और भाजपा के कुछ लोगों के साथ मिलकर, तो नो कॉन्फिडेंस आप लोग दावा भले कर रहे हैं लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पर आप कम से कम ऐसा तो रखिए, मजबूत रखिए, आप खुद को, आपको कोई चैलेंज ना कर पाए। आप खुद कह रहे हैं मेजोरिटी है तो शहजाद ने कहा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, सरकार कॉन्फिडेंस लाके राज्यपाल के पास जाकर आपको क्लियर करने की जरूरत क्या रहेगी? राज्यपाल का टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत कम हमारे पास बच्चा। अजय अरोड़ा बहुत संशय में समझूंगा सर, बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि बीजेपी अपना बहुमत कहीं ना कहीं से जुटा लेगी। वो कह रहे हैं कि लोगों का जो जागृति लोगों के अंदर हो जाएगी। आप सर कैसे बचाएंगे? क्या आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि आपके यहाँ कोई भी सेंध नहीं लग पाएगी? बिल्कुल सेंध नहीं लगेगी, हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं। तो रिजॉर्ट में हमें अलग क्यों रखा गया है? वो आपको पता है, अभी पूनमवाला जी कह रहे थे कि इन्होंने पहले सवाल किया क्यों रखा गया, और अभी जब सिन्हा साहब कह रहे थे कि हफ्ते का टाइम क्यों मांगा, और मनोज जी कह रहे थे खरीद फरोख्त। अच्छा, इनकी मास्टरी है, जब से ये 4 सालों में इस देश में आए हैं, खरीदने की जो इनकी, क्योंकि इनके दोस्त जो इनके दोस्त व्यापारी हैं, इनके दोस्त जो हैं, इनके कॉर्पोरेट ग्रुप्स, इनके सारे बड़े बड़े 5 बिजनेसमैन, ईमानदारी बता दो
सर थोड़ा सा ईमानदार रखते हैं हम लोग डिबेट पे उतारना। आपने कहा कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस है कि कोई सेल नहीं लगा सकता, अगर सेल नहीं लगा सकता तो फिर रिजॉर्ट में सब लोग क्यों बंद हैं? मैं एक अगर स्वामी जी इजाजत दो, एक बात में सारी बात कर दूंगा। जी बताइए। इनके लिए मनोज कुमार, मैं लौटूंगा आपके पास, अपना थोड़ा पेशेंस रखिए सर। कल भारतीय जनता पार्टी के लिए जब गवर्नर साहब ने इनको पहले निमंत्रण दिया, एक ही बात कहता हूँ, रहनुमा लूट लेंगे आके मंजिल के करीब, उन्होंने तूफान से बचाया शुक्रिया इसका, मगर ना खुदा ने दे दिया धक्का साहिल के करीब। तो इनके साथ कल होने वाला है, जो इन्हें मिलना, भगवान भरोसे हो चुके हैं, भगवान भरोसे नहीं, खुद के ऊपर विश्वास नहीं है कि आपके जो विधायक है वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मेरे साथी कह रहे ठीक है सर, चर्चा मुझे यहाँ पे विराम देना होगा वक्त। हाँ ठीक है सर, लेकिन राजनीति जो है कॉन्फिडेंट आत्मा की आवाज से चलता नहीं है। हमारे विधायक कॉन्फिडेंट है। ठीक है सर, चर्चा को यहाँ पे विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग का हाजिर होना। तुहिन सिन्हा, मनोज कुमार, गौतम राजू, हसीब सिद्दीकी साहब, शरद पूनावाला, एसके सिंह इस चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। तो कल तक का इंतजार में जरूर करना होगा कि क्या होने वाला है। लेकिन कर्नाटक का चुनाव अपने आप में बेहद दिलचस्प रहा है, न सिर्फ चुनाव प्रचार से लेकर बल्कि नतीजे आने के बाद भी इसमें जितने मोड़ आते जा रहे हो अपने आप में इसको बहुत दिलचस्प करते जा रहा है। इंतजार कल 4 बजे का होगा। वक्त ब्रेक है, ब्रेक के उस पर खबर लगातार जारी रहेगी।